राव आईएएस के सामने और बगल में तमाम जगहों पर बुलडोजर चलने लगे हैं और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से अभी अभी इसको तोड़ा गया है। और ये पूरा इलाका, खास करके अगर बताएं, बुलडोजर वाले ने बताया कि अगर इस पूरे इलाके को तोड़ा जाएगा, हालांकि कल तोड़ा जाएगा। हालांकि लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस राव आईएएस के सामने 3 बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई और इसके बावजूद भी उसके सामने अभी तक बुलडोजर नहीं चला। अगर मैं इसको दिखाने के लिए कहूँ तो ये देखिए कि ये है श्री राम आईएएस और श्री राम आईएएस के ठीक बगल में ही अगर आप मैं इस तरीके से दिखाऊं आपको तो यहाँ पर जो है एक पुलिस का बूथ है और इसके बाद यहाँ पर ये राव आईएएस है यहाँ पर। तो यहाँ तक बुलडोजर चल गया है लेकिन अभी तक राव आईएएस के सामने बुलडोजर नहीं चला। एक राव आईएएस जहाँ पर बच्चे डूब के मर गए उनके सामने अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन अगर उसके बगल में कहेंगे तो श्री राम सेंटर के सामने सीधे सीधे यहाँ पर बुलडोजर चल चुका है। लेकर के इस पूरा विवाद की जो जड़ है, जो जगह, उस पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका जिसका 1953 से चर्चा इस बात के लिए होती थी कि बच्चे यहाँ पर आते हैं और कुछ बन के जाते हैं, लेकिन अचानक ये इलाका फिर से चर्चा में इसलिए आया कि बच्चे यहाँ पे कुछ बनने आए थे और भगवान को प्यारे हो गए। जो कमजोर है वो मारा जाएगा। आप देख सकते हैं कि डोमिनोज या तमाम जो ऐसे सेंटर हैं जिनके सामने एक तरीके से कहें कि पटरी पे कब्जा था, उसको डिमोलिश कर दिया गया। एमसीडी ने डिमोलिश कर दिया। लेकिन जहां पे दुर्घटना हुई थी, जहां पे बच्चे मारे गए, उनका क्या हाल है चल के देखते हैं। वहां पे पुलिस लगाई गई है ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। आज हम बात कर रहे हैं राव आईएएस स्टडी सर्कल की। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है कि यहाँ पे स्टूडेंट ना आए, अंदर पुलिस लगाई गई है। सवाल यह है कि इसको डिमोलिश करने के लिए किसके फैसले का इंतजार है। 3 बच्चों की जान गई। हुजूर बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते। यहाँ पे लाट साहब भी आए, मंत्री जी भी आए, यहाँ पे एमपी साहब भी आए, तमाम लोग आए, लेकिन 3 लोगों की जान जाने के बाद अगर ये निगरानी और ये निरीक्षण अगर पहले हो गया होता तो शायद उन 3 बच्चों की जान नहीं जाती, जिन्होंने ये सपना देखा था कि सिस्टम से लड़ेंगे, आईएएस बनेंगे, लेकिन सिस्टम ने उनको हरा दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस छत्तीसगढ़ की लड़की की जिसने कहा था कि मैं सिस्टम से लड़ने के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, लेकिन प्रकृति ने और सिस्टम ने उसको इस कदर लाचार कर दिया कि वो अपना प्राण त्याग गई। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि दोषी को सजा दो, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोषी को सजा कौन देगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल ली। प्रधानमंत्री मोदी से मंत्र मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे दिलीप जायसवाल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद रहे और रथ पर सवार होकर तीनों बीजेपी दफ्तर की ओर आगे बढ़े। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने नए प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। हालांकि इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी को समय से पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के पीछे कोई वजह नहीं है। इस बाबत बात करते हुए डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफ किया कि एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले के तहत सम्राट चौधरी के बदले डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया। ढोल और नगाड़े पर थिरकती महिलाओं ने एक संदेश देने की कोशिश की कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में उत्साह और खुशी का माहौल है। वहीं पार्टी दफ्तर में पहुंचने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की। एक संदेश देने के लिए एक मंच बनाया गया और बीजेपी के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था। सबने अपने अंदाज में नए प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और फाइनली डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आभार जताया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।
बिहार जातिगत आरक्षण मामले में बिहार सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट सितंबर में इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण लागू तब किया गया जब सोशल सर्वे किया गया, उसके बाद ही यह आरक्षण लागू किया गया है। यह इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। बिहार सरकार की ओर से याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया गया है और पटना हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए गए फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट सितंबर में इस मामले में अगला सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। इसके साथ ही ईडी की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादित भी कर दिया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी की याचिका को निष्पादित करते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी याचिका अब सुनवाई योग्य नहीं है। ईडी की याचिका पर जब सुनवाई हुई, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है जिस तरह से ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी, काफ़ी बातें सोची जा रही थी, काफ़ी चीज़ें उम्मीद लगाई जा रही थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। ऐसे में हेमंत सोरेन को जब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है तो अब झारखंड की राजनीति के लिए, खास करके जेएमएम और कांग्रेस के लिहाज से ये एक राहत भरी खबर मानी जा सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हुई जो 2 अगस्त तक चलेगा। ये विधानसभा का सत्र बदला बदला नजर आ रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के जगह पे माता प्रसाद पांडे है। जब तक अखिलेश यादव रहे विपक्ष को उधार देते थे। हालांकि विपक्षी दल दावा जरूर कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था से लेकर किसानों के मुद्दे पर हम सरकार का घेराव करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है नहीं जिसे लेके सदन में सरकार को असहज की स्थिति होगी। दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से है। 4 दिन तक सदन चलेगा, लेकिन विपक्षी दलों के विधायकों का तेवर देख के लग रहा है कि जो इस बार का मानसून सत्र होगा काफी हंगामेदार होगा। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। राहुल गांधी ने आज बजट पर अपना संबोधन लोकसभा के अंदर दिया, जिस पर एक बार फिर से राहुल गांधी सरकार पर और खास तौर पर वित्त मंत्री पर हमलावर नजर आए। कई चीजों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो ये बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और इसका नतीजा जो है वो आने वाले समय में सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो आम आदमी, जो कोर वोटर हुआ करता था इस सरकार का, वो उनसे अब छिटकने लगा है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात भी एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बजट में उम्मीद थी कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार कोई प्रावधान या फिर कोई बजट लेके आएगी, क्योंकि देश के 95% जो जनता है वो जातीय जनगणना करवाना चाहती है। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि हमारी जब सरकार कांग्रेस की इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम इस सदन के अंदर जातीय जनगणना को लेकर जो प्रस्ताव होंगे उसको पास करने का होगा। दूसरी बार लगातार नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना संबोधन दिया और पिछली बार की तरह ही उनके तल्ख तेवर इस बार भी उनके संबोधन में नजर आए। अब आगे देखना होगा कि लगातार जिस तरह से बजट सत्र पर चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर एक बड़ा बयान दिया है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में अभी तक 785 टाइगर हैं, जिसमें से अब कुछ टाइगर अन्य राज्यों में भी भेजे जाएंगे। जहां टाइगर का अस्तित्व नहीं है, वहां पर अब टाइगर मध्य प्रदेश से भेजे जाएंगे, जिससे कि टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन का काम हो सके। और इसको लेकर मध्य प्रदेश की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी बातचीत चल रही है और टाइगरों के संरक्षण के लिए अब मध्य प्रदेश आगे आया है। 785 बाघ वाला टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश लगातार टाइगरों के मामले में बढ़ रहा है। यहाँ पर लगातार टाइगर बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग को बधाई दी है कि यहाँ पर टाइगरों का किस तरह से संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में चीता राज्य भी है, क्योंकि अगर एशिया की बात करें तो चीते अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो जंगल में पल रहे हैं, जहां पर उनका कुनबा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तमाम सारी बातें आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टाइगर डे पे कही हैं। पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के और देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के इस अवसर पर बधाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश में 7 टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व हैं, जिसमें कि उनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है और आने वाले समय में जो सेंचुरी है उनको अब टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में बदला जाएगा और आने वाले समय में टाइगर संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, ताकि पर्यटन की दिशा में राजस्व की प्राप्ति मध्य प्रदेश को हो सके। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बाढ़, बारिश और चांदीपुरा वायरस की समस्याओं का सामना कर रही गुजरात सरकार को अब विपक्ष ने भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आज राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में राज्य सरकार पर भयमुक्त भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग सिर्फ करप्शन कर रहे हैं और लोग बाढ़ जैसी त्रासदी से मर रहे हैं। अब तक राज्य में करीब 65 लोगों की जान बाढ़ के कारण गई है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक किसी को मुआवजा नहीं दिया है। पोरबंदर और जूनागढ़ का घेड़ पंथक जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है, जमीन में कटाव हो चुका है, हर जगह गड्ढे पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने प्रचार में व्यक्त है और वो सरकार जनता की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। राज्य का डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरीके से करप्शन मैनेजमेंट बन गया है। और दूसरी तरफ आज जूनागढ़ में घेड़ पंथक के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और उचित मुआवजे की मांग की। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। यूं तो मानसून की शुरुआत गुजरात में जुलाई के महीने में ही हो गई थी, लेकिन राज्य के सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात को छोड़कर उत्तरी गुजरात और पूर्वी गुजरात पानी के लिए तरस रहा था। कहीं मेघ बरस रहे तो कहीं लोग पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन आज राज्य में फिर से जब बारिश हुई है तो उत्तरी गुजरात और पूर्वी गुजरात को मेघ ने अपनी चपेट में लिया है। यहाँ पर अधिकांश हिस्सों में आज 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य के महसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, दाहोद और गोधरा जैसे शहरों में आज 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई और इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिम्मतनगर शहर में एक अंडरपास में राज्य परिवहन की बस डूब गई और इस बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर था वो पानी में फंस गया, जिनको सलामत निकाला गया। तो दूसरी तरफ महसाना शहर में अंडरपास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गए, जिन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों ने सलामत बाहर निकाल लिया। अधिकांश शहरों में जलभराव की स्थिति दिखाई दी। मौसम विभाग अब भी राज्य में 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में आज एक संदिग्ध विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्क्रैप की गाड़ी को अनलोड करते समय विस्फोट हुआ। जो स्क्रैप है लद्दाख से लाया गया था और सोपोर में इसको अनलोड किया जा रहा था, जब एक संदिग्ध परिस्थिति में वहां पर विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। जो अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि शायद SOPs का सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, बिकॉज जब स्क्रैप आता है तो उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए एक SOP बनी हुई है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी तरह की घटना ना हो। उसको फॉलो नहीं किया गया तो इसीलिए ये ऐसी घटना सामने आई है।
मौके पर वहां पर सुरक्षा बलों के अलावा एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं और अब अधिकारियों का ये कहना है कि जांच के बाद ही बताया जाएगा कि इस विस्फोट का सही कारण क्या था। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए, जम्मू से। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहाँ पहाड़ प्रभावित है तो वहीं मैदान भी इससे अछूता नहीं है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर राज्य का मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी समेत तमाम जनपदों में इस समय बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोग प्रभावित ना हो, लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को ये निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सभी अलर्ट पर हैं और सभी की छुट्टियों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और लोगों को सीधे तौर पर यह भी कहा है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग वहां से विस्थापित हो जाएं, वहां से दूर चले जाएं, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून।